हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आज यार मैं एक ऐसी चीज पर आपके साथ चर्चा करूंगा जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आजकल का परिप्रेक्ष्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आज से बहुत साल पहले, आज से मान लेते हैं हम 15 साल पहले, जब मैंने तैयारी शुरू की थी अपनी यूपीएससी की, तब इस चीज को लेकर हमारे विचार उतने क्लियर नहीं थे। हमारे विचार जो हैं वो इतने मतलब इस तरह से दो धड़ों में बटे हुए नहीं होते थे और इस मामले को लेकर हम लोग उतना ज्यादा गंभीर और उतने ज्यादा जटिल भी नहीं होते थे। मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक विचारधारा की। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, 2007 तक मैं IIT कानपुर में था, मैं कॉलेज में था। उस समय तक मुझे याद है हम सबकी, देखिए हम सब सामाजिक तौर पे जागृत लोग हैं। हम सभी आसपास की से जानकारी प्राप्त करते हैं, उस जानकारी को अवशोषित करते हैं, उस जानकारी के आधार पे हम लोग अपने विचार बनाते हैं, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। मानव जो है वो ऐसे ही प्रगति करता है, ऐसे ही नई चीजें सीखता है और इस जानकारी में राजनीतिक जानकारी भी होना एकदम आवश्यक है, वो लाजमी है, होगा ही, उसका कोई विकल्प नहीं है। और इस राजनीतिक जानकारी में हमारी अपनी राजनीतिक विचारधारा बनती है। राजनीतिक विचारधारा को बनाने में कोई बुराई नहीं है, राजनीतिक विचारधारा में कोई समस्या नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि 2007 तक, जब तक मैं कॉलेज में था, मुझे अभी तक याद है, हम लोग बहुत डिबेट करते थे। मैं डिबेटिंग करता था कॉलेज में, मैं वाद विवाद जो होता है, तर्क वितर्क, और उसमें हम लोग कई बार बहुत राजनीतिक हो जाते थे। हम लोग सरकारों की आलोचनाएं करते थे, सरकारों का समर्थन करते थे, राजनीतिक पार्टियों की, नेताओं की, ऐतिहासिक घटनाओं की आलोचना करते थे, उनका समर्थन करते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन तब भी उस समय हमारे विचार जो थे वो इतने जटिल नहीं होते थे कि उसके कारण हमारी मित्रताएं खत्म हो जाए। मुझे याद है, मैं और मेरा सबसे अच्छा मित्र जो था, हम दोनों विचारधारा के एकदम एक्सट्रीम एंड पे थे। उसकी विचारधारा मेरे से एकदम अलग थी, मेरी विचारधारा उससे एकदम अलग थी। हम लोग रात भर बातें करते थे, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता था, मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करता था। कोई नहीं मानता था, लेकिन सुबह को हम लोग फिर नाश्ता साथ में करते थे। और उसके बाद जब मैं यूपीएससी की तैयारी में गया, तैयारी करने के लिए गया, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक राजनीतिक दल के ऑफिस में ही रहा कुछ दिन, कुछ कारणों से एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में रहा। और ये वो राजनीतिक पार्टी थी जिससे मेरे विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे। तो उस राजनीतिक पार्टी का जो क्षेत्र का अध्यक्ष था वो मेरा बड़ा अच्छा मित्र बन गया और वो रोज आके मेरे साथ बैठता था और मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता था कि हमारा विचार बहुत अच्छा है। और मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करता था कि आपकी जो राजनीतिक पार्टी है वो गड़बड़ है, आपके विचार सही नहीं है। हम दोनों की भी मित्रता बिल्कुल खत्म नहीं हुई। जब मैं वो जगह, वो ऑफिस छोड़कर मैंने एक आगे फिर मुखर्जी नगर की तरफ एक कमरा ले लिया, मैं वहां रहने लगा। तब भी वो मेरे को फोन करता रहता था। हम लोग कभी कभी चाय वाय जो होती है ना, मुखर्जी नगर में चाय पीने के बहाने मिलते थे और मित्रता हमेशा रही। फिर आगे ठीक है, जीवन में संपर्क टूट जाते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल बहुत बढ़िया अच्छी मित्रता रही, जबकि राजनीतिक विचारधारा एकदम अलग थी। क्या आप आज के दिन में यह कल्पना कर सकते हैं? मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछता हूं कि क्या आप आज के दिन में यह कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी राजनीतिक विचारधारा आपसे एकदम अलग हो, वो आपके साथ मित्रवत रहे, आप उसके साथ मित्रवत रहें? संभावना बहुत कम हो गई है। अब परिवेश कुछ ऐसा हो गया है कि लोग परिवारों में झगड़े करने लगे हैं, लोग अपनी मित्रताएं तोड़ लेते हैं क्योंकि वो किसी एक राजनीतिक दल का या तो समर्थन करते हैं या फिर नहीं करते। इस कारण से लोग अपनी मित्रताएं समाप्त कर रहे हैं और इस तरह का परिवेश हो गया है। खैर, ये एक सामाजिक कमेंट्री नहीं है। मैं आज आपसे यह चर्चा करना चाहता हूं कि इन राजनीतिक प्रभावों से आप अपनी तैयारी को कैसे बचाकर रखें, क्योंकि एक एस्पिरेंट के तौर पे आप बहुत सारी न्यूज, बहुत सारा करंट अफेयर्स देखते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं आप सुनते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, सरकारों की बहुत आलोचनाएं पढ़ते हैं, बहुत तारीफें पढ़ते हैं, सरकारी योजनाएं पढ़ते हैं, वो कहां सफल रही, कहां विफल रही, पुरानी सरकारों ने क्या किया, वर्तमान सरकार क्या कर रही है, भविष्य का एजेंडा क्या है, ये सब आपको पढ़ना होता है। और आप एक युवा मन हैं, आप बहुत सारी जानकारी से एक्सपोज्ड हैं, तो यह बात निश्चित है कि आपके अपने राजनीतिक मत होंगे जो बन रहे होंगे। आमतौर पे जब भी मैं क्लासेस लेता हूं तो उन क्लासेस के कमेंट्स में मैं हमेशा देखता हूं कि आमतौर पे लोग राजनीतिक झगड़े करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं डांटता हूं कि ये मत कीजिए यहां पर, लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि हम सब राजनीतिक प्राणी हैं, यह बात सही है, मानव एक राजनीतिक प्राणी है। तो अपनी तैयारी को हम राजनीति के प्रभावों से कैसे बचाएं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें समझने की आवश्यकता क्या है। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, राजनीति जो है वो कोई बुरी चीज नहीं है। पहले जो एक फर्क आपको करना आवश्यक है, मैंने कई बार क्या देखा है, छात्र बड़े शर्मिंदा होते हैं कि मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं। राजनीति कोई अपशब्द नहीं है, सबसे पहले इस बात को समझें। राजनीति कोई अपशब्द नहीं है, राजनीति कोई अपराध नहीं है। तो अगर आपके विचार राजनीतिक हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हैं, आप किसी राजनीतिक व्यक्ति के समर्थक हैं, आप किसी प्रकार से राजनीति में सक्रिय हैं, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। इसको लेकर शर्मिंदा होना बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप आजकल जिसे हम कहते हैं ना, जब आप राजनीति में अपनी सोचने समझने की क्षमता को त्याग बैठते हैं। इसका क्या तात्पर्य होता है, अगर आप किसी पार्टी ए का समर्थन करते हैं, ठीक है, तो पार्टी ए का समर्थन करने का मतलब यह होता है कि वो पार्टी ए जो भी कर ले आपको वो अच्छा ही लगता है। अगर ऐसा है तो फिर आपको एक बार सोचने की आवश्यकता है, तो आपको अपने विचारधारा को थोड़ा सा करेक्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा हो रहा है आजकल कि व्यक्ति अगर किसी एक दल का समर्थक है तो उस दल के समर्थन में वो उसकी हर चीज उसको अच्छी लगती है। मतलब वो दल कुछ भी कर ले, वो दल अगर भ्रष्टाचार भी करता है तो लोग भ्रष्टाचार को भी डिफेंड करने लगते हैं कि ये भी तो अच्छा किया, देखिए पैसे खाए बहुत अच्छा किया, लोग ऐसा करने लगते हैं। तो ये आप ना करें, तो ये आपको चेक करने की आवश्यकता है। उसका मैं आपको बहुत सिंपल सा आज एक चेक दूंगा। ये आमतौर पे क्या होता है, लोगों को पता नहीं चलता कि यार मैं इस दल का समर्थक हूं या नहीं हूं, कि क्या मैं ऐसा, जिसको आजकल कहते हैं ना कि आप एकदम ही ब्लाइंड फॉलोअर हो गए हो किसी दल के, कहीं आप वो ब्लाइंड फॉलोअर तो नहीं बन गए हो। उसके लिए बहुत सिंपल सा चेक है। मान लीजिए कि आप कांग्रेस पार्टी के समर्थन हो, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के समर्थन हो और कांग्रेस पार्टी ने कोई कदम उठाया, आपको वो कदम बहुत बढ़िया लगा, तो आप अंधभक्त हो कि नहीं, आप अंधे समर्थक हो कि नहीं, इसकी जांच का तरीका यह है, एक बार बस पार्टी बदल के देख लो। आप यह सोचो कि अगर यही कदम कांग्रेस की विपक्षी पार्टी कौन है, बीजेपी है, अगर यही कदम बीजेपी ने उठाया होता तो भी क्या आप तारीफ करते या आलोचना करते? अगर यही उस कदम की आलोचना, अगर वो वही कदम बीजेपी ने भी उठाया होता और आप उसका समर्थन करते, तब आप विचार के समर्थक हो, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कांग्रेस के उठाए कदम का तो आप समर्थन कर रहे थे, लेकिन अगर वही कदम बीजेपी ने उठाया तो आप उसका विरोध करने लगे हो। यानी कि आप या तो बीजेपी के अंध विरोधी हो या कांग्रेस के अंध समर्थक हो। यह केवल एग्जाम्पल है, कांग्रेस और बीजेपी का नाम केवल एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, यह याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, पार्टी बदल कर चेक करिए। यह पार्टी परिवर्तित करने का चेक, यह बहुत आवश्यक है। यह बहुत आवश्यक है कि पार्टी परिवर्तित करके एक बार आप अपने आप को जांचिए कि क्या आप वास्तविकता में किसी विचार के समर्थक हैं या विचार के विरोधी हैं, या आप केवल एक राजनीतिक दल के विरोधी या समर्थक हैं। अगर आप केवल एक राजनीतिक दल के विरोधी या समर्थक हैं तो फिर आपको अपने विचार पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यही टेस्ट जो है आपको समुदायों पर भी लगाना पड़ेगा। जैसे अक्सर क्या होता है, राजनीतिक दल भारत में इस प्रकार के होते हैं कई बार, जो किसी एक जाति या वर्ग या समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मैं इसके लिए किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वो आपके समुदाय के लिए कह रहा है कि भाई इस समुदाय को हम एक्स्ट्रा अवसर देंगे, आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहा है, तो एक बार यह भी सोच के देखो कि अगर कोई दूसरी पार्टी दूसरे समुदाय के लिए ऐसा कहेगी, क्या आप उसकी भी तारीफ करोगे या आप उसको गलत बोलोगे? तो हमेशा एक दूसरी साइड जाके अपने आप को जांचो कि यार क्या मैं इस कदम का समर्थक हूं या विरोधी हूं, या मैं इस पार्टी का समर्थक या विरोधी हूं। आपकी आलोचना या तारीफ जो भी है वो हमेशा केवल कदम की होनी चाहिए। आपकी आलोचना या तारीफ जो है वो केवल नीति की होनी चाहिए, वो व्यक्ति या राजनीतिक दल की नहीं होनी चाहिए। कम से कम यूपीएससी की परीक्षा में यह सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि सर हम यूपीएससी परीक्षा में आलोचना कर सकते हैं क्या? और मैं बार बार यह कहता हूं 100% कर सकते हो, लेकिन व्यक्ति या पार्टी की मत करो। अगर आप नीति की आलोचना कर सकते हो कि भाई सरकार कोई नीति लाई, आपको लगता है कि नीति बेकार है, नीति किसी काम की नहीं है, आप और आपके पास उसके लिए बिंदु हैं, तो आप बिल्कुल आलोचना कीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपकी आलोचना यही है कि मुझे ये नेता पसंद नहीं है, मुझे ये सरकार पसंद नहीं है, मुझे ये पार्टी पसंद नहीं है,
तो फिर वो जो आप आलोचना लिख के आओगे वो बड़ी सतही होगी, वो बड़ी अस्तरीय होगी। तो कृपया आप उसमें इंडल्ज ना करें, ये एक आवश्यक चीज है। ये जो चेक मैंने आपको दिया है, ये चेक मैं सबको देता हूं, ये चेक आपको हमेशा लगाना है। दूसरी चीज, यार सामाजिक योद्धा मत बन। मतलब मैं बार बार ये सबको समझा समझा के थक गया हूं मैं कि सामाजिक योद्धा मत बन। सामाजिक योद्धा से मेरा मतलब क्या है? सामाजिक योद्धा वो होता है जो सोशल मीडिया पे युद्ध लड़ता है। सामाजिक योद्धा से मेरा मतलब यह नहीं है कि जो समाज सुधार कर रहा है। सामाजिक योद्धा से मेरा मतलब यह है वो आदमी जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बैठ के युद्ध लड़ रहा है, वो योद्धा मत बनो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखिए होता क्या है कि कई बार हमको ऐसा लगता है, और शुरू में ऐसा था भी, कि मुझे याद है 2014 का जब चुनाव हुआ था, खास तौर पे जब बीजेपी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे और बहुत बड़े बहुमत से जीत कर आए थे, बड़ा एक चार्ज चुनाव था, क्योंकि उसके पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी और सरकार बदलने वाली थी, सबको पता था। तो बड़ा चार्ज माहौल था, लोग मोदी की या तो तारीफ करते थे या आलोचना करते थे, कांग्रेस की या तो तारीफ करते थे या आलोचना करते थे, बहुत तरह का। तो मैं भी उस टाइम फेसबुक पढ़ता था, मुझे बहुत जानकारी मिलती थी फेसबुक से कि यार अच्छा ये सरकार ने कहा है, ये उन्होंने किया है, या फिर ये वो नहीं कर पाए, या फिर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो ऐसा करेंगे, क्या ऐसा वो कर पाएंगे? तो बहुत सारी चीजें जानने को मिलती थी। आजकल क्या होता है सोशल मीडिया पे, आप लोग जानते हो, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। हर वीडियो के कोई भी वीडियो, मतलब मैं आपको क्या बताऊं यार, मतलब मैं उसका भुक्तभोगी हूं, और क्योंकि एक शिक्षक के तौर पे मेरा काम है आपको पढ़ाना। अगर कभी मैं केंद्र सरकार की आलोचना कर देता हूं किसी वीडियो में, और सरकार की आलोचना मैं कभी नहीं करता, मैं नीतियों की आलोचना करता हूं। अगर मैं केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करता हूं तो मेरे को वीडियो पे कमेंट मिलते हैं, आप विपक्ष के एजेंट हो। एक बार मुझे याद है अशोक गहलोत साहब की कोई योजना आई थी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, मैंने उसकी आलोचना की कि यार ये योजना जो है इसमें सिंसियरिटी की कमी है, मुझे आज भी याद है मैंने ये आलोचना की थी। उसके नीचे मेरे को क्या कमेंट मिले? आप बीजेपी के एजेंट हो। तो मैंने कहा यार आप लोग पहले आपस में तय कर लो कि मैं किसका एजेंट हूं। तो आजकल क्या हो गया है, सोशल मीडिया जो है बेटा, वो वाद विवाद करके समझाने की जगह नहीं रह गई। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं अपने मित्रों के साथ जिस तरह से एंगेज करता था कि हम लोग बात करते थे, समझने की कोशिश करते थे कि तुम्हारी विचारधारा क्या है, मेरी क्या है। कई बार कुछ लोग मान जाते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, नहीं माने तब भी दोस्ती बनी रहती थी। आजकल जैसे मेरे उस मित्र ने, जिसके पार्टी के ऑफिस में मैं जहां पर रहता था, उस व्यक्ति ने कभी मेरे से यह नहीं बोला कि तुम देशद्रोही हो, ठीक है। मैंने उसे कभी नहीं बोला कि तुम देशद्रोही हो। हम दोनों देशभक्त हैं, हम दोनों देश के लिए अच्छा चाहते हैं, हमारा सोचने का तरीका अलग है, लेकिन देश का भला दोनों चाहते हैं। आजकल पिछले 1 महीने में मुझे कम से कम 25 बार देशद्रोही बोला जा चुका है, और आई एम श्योर अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं राजनीतिक तौर पे, तो आप सबको बोला जा चुका होगा। हर कोई एक दूसरे को देशद्रोही बोल रहा है, यह कॉमन ट्रेंड हो गया है। तो कृपया आप ये जो सोशल मीडिया पे जो सामाजिक योद्धा बनके आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी क्रांति ले आओगे या फिर आप बहुत कुछ सीख लोगे, दोनों चीजें गलत हैं। ना तो आप ज्यादा कुछ बदल पाओगे, ना आप ज्यादा कुछ सीख पाओगे। आपकी राजनीतिक समझ भी जो है वो सोशल मीडिया से विकसित मत करो। सोशल मीडिया पे क्या होता है, देखिए सोशल मीडिया पे बहुत खर्चा किया जाता है। अब आपको सडनली दिखने लगेगा कि एक कोई प्रधानमंत्री या एक कोई मुख्यमंत्री या एक कोई विपक्ष का नेता, अचानक से उसके रोज नए नए वीडियो आ रहे हैं। आपको ऐसा दिखना लगेगा कि वो कभी किसी से बात कर रहा है, कभी कहीं भाषण दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये अचानक से कैसे होने लगता है यार? ये सब खर्चा करके बनवाए, इसे मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग यही होती है। तो यार वो मार्केटिंग जो है वो वोटरों के लिए है, जो वोट देना चाहते हैं। आप उसके विक्टिम क्यों बन रहे हो? आपको अचानक से क्यों लगने लगता है कि यार ये नेता बहुत अच्छा है क्योंकि इसके आजकल सोशल मीडिया पे मुझे बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारे बातें, बहुत सारे क्लिप, बहुत सारे ऐड, बहुत सारे वीडियो दिख रहे हैं? ऐसा नहीं होता। तो आप जो है सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट से बचिए, ठीक है। सोशल मीडिया पे फालतू की बहसों में मत पड़िए, समय खराब होता है, ऊर्जा खराब होती है, मूड खराब होता है, संबंध खराब होते हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, इससे बचें। तीसरी चीज, अगर आप वास्तविकता में किसी राजनैतिक विचारधारा में रुचि रखते हैं तो उस राजनैतिक विचारधारा को जानिए, यह बहुत आवश्यक है। और राजनैतिक विचारधारा को जानने का मतलब यह नहीं है कि आप केवल आज के नेता को जानें। जैसे अगर आपको बीजेपी से बहुत प्रेम है तो आपको केवल नरेंद्र मोदी पर नहीं रुकना है,
इस बात को समझिए। अपने आप को, ज्ञान को आपको बढ़ाना है तो बीजेपी का ज्ञान आपको बीजेपी के पूर्ववर्ती से मिलेगा। अगर आपको बीजेपी के बारे में जानना है तो आप बलराज मधोक के बारे में पढ़िए, तो आप नानाजी देशमुख के बारे में पढ़िए, तो आप दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़िए, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बारे में पढ़िए, तो आप भैरव सिंह शेखावत के बारे में पढ़िए। उसके बाद कहीं जाके आप आएंगे नरेंद्र मोदी साहब पे। आप समझ रहे हैं? तो आप उस पार्टी का इतिहास समझिए कि भाई वो पार्टी क्या है, उस पार्टी की कोर विचारधारा क्या है, वो पार्टी का देश के लिए विजन क्या है, वो पार्टी कैसे शुरू हुई थी और कहां पहुंची, इस यात्रा को समझिए। अगर आप कांग्रेस पार्टी में आपकी रुचि है तो केवल राहुल गांधी पे मत रुक जाइए, आप पहले जाइए और पीछे जाइए। आप एकदम शुरुआत से चलिए, आजादी के बाद से पकड़ के चलते हैं तो भी आप आचार्य कृपलानी को पढ़िए, आप राजगोपालाचारी को पढ़िए, आप जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को पढ़िए, आप फिरोज गांधी को पढ़िए, इतने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हुए हैं, आप उनको पढ़िए, आप पीवी नरसिम्हा राव को पढ़िए, आप सोनिया गांधी के बारे में पढ़िए, आप माधवराव सिंधिया के बारे में पढ़िए, इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं, आप एंटोनी के बारे में पढ़िए, चिदंबरम की विचारधारा को समझिए। उसके बाद कहीं जाके आप राहुल गांधी पर आएंगे। जब आप इन सारे लोगों को नापते हुए पढ़ते हुए आएंगे तो आपको वो राजनीतिक विचारधारा समझ में आएगी। केवल सतही विचारधारा मत बनाइए कि राहुल गांधी ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, इसलिए मुझे ये पसंद है या वो वाला पसंद है। ये सतही विचारधारा मत बनाइए, ये आपको वोट देने में मदद कर सकती है, यूपीएससी में मदद नहीं करेगी। ठीक है? किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं इसलिए अपने वीडियो पे बार बार अपील करता हूं, राजनीतिक तौर पे चार्ज नारे लिखकर कोई फायदा नहीं होता। मतलब मैं कुछ भी पढ़ा रहा होता हूं, 4 लोग आ जाते हैं और फलाना नेता जिंदाबाद, फलाना नेता हाय हाय, ये लिखना ये रोज होता है मेरी क्लास में। 4 लोग आते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ये वाले नेता जिंदाबाद, वो वाले नेता जिंदाबाद। कोई फायदा नहीं है इससे, कोई ध्यान नहीं दे रहा आप पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सामाजिक क्रांति नहीं हो रही। अपनी पढ़ाई पे आप फोकस कीजिए, और अगर आप वास्तव में उन नेता के प्रशंसक हैं तो आप उनके बारे में जानिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनके ऐसे कौन से कदम हैं जिनके लाभ हैं। और क्या ये एक सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि क्या आप अपने पसंदीदा नेता में कोई सी 5 कमियां बता सकते हैं। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। मतलब आप कितने भी बड़े फैन हो, आप कितने भी बड़े फैन हो, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आज भी आपको विराट कोहली की 2 कमियां 3 कमियां बता सकता हूं। मुझे लगता है कि वो ओवर अग्रेसिव हैं, उनको थोड़ा शांत और संयत रहना चाहिए। मेरा यह मानना है कि अपने पिछले 2 शतकों में उन्होंने जिस तरह से आखिर में बैटिंग करी वो टीम के लिए हितकारी नहीं थी। मुझे पता है बड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है, बहुत सारी चीजें हैं, ये आप कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, विराट कोहली जो है वो अपनी बैटिंग पोजीशन को लेकर भी बड़े रिजिड हैं कि वो केवल नंबर 3 पर ही खेलना चाहते हैं। कायदे में उनको ओपनिंग को भी ट्राई करना चाहिए ताकि नंबर 3 पर नए युवा टैलेंट को मौका मिले। ओपनिंग जो होती है युवा टैलेंट के लिए मुश्किल होती है। विराट कोहली बॉलिंग करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, मेरे ख्याल से वो ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं, उन्हें बॉलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वो एक अच्छे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं 4-5 कमियां जो विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी में मुझ जैसे आम प्रशंसक को लगती है, बहुत बड़ा प्रशंसक हूं उनका, तब भी मैं आपको उनकी 5 कमियां जो मुझे लगती है बता सकता हूं, यानी क्योंकि मैं उनका भक्त नहीं हूं। मुझे वो बहुत बढ़िया खेलते हैं, मैं बहुत एडमायर करता हूं उनकी बैटिंग को, लेकिन उनमें जो कुछ समस्याएं हैं मैं उनके बारे में भी सोच सकता हूं, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। यही सेम चीज आपके साथ होनी चाहिए। अगर आप किसी राजनीतिक दल का समर्थन भी करते हैं तो भी उनके अंदर आप कमी ढूंढ पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे। अगर आप कोई कमी नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर आपको उस राजनीतिक दल को, उनकी नीतियों को और ध्यान से जानने की आवश्यकता है। देखिए, इस बात को याद रखिए कि आप राजनेता नहीं हैं, आप किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप एक छात्र हैं, एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। आपको आपकी तैयारी जो है वो उस तरह से ही करनी चाहिए जैसे एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए। अगर आपका कोई मित्र है, कोई सहयोगी है जो बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चाएं करता रहता है पूरे समय, तो आप उससे थोड़ा दूर रहें, उससे बचें और अपने विचारों को संतुलित और संयत बनाएं। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सही आकार आप दें। ये बहुत ज्यादा उपयोगी आप सबके लिए इस परीक्षा में होने वाला है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उस पे दिवाली सेल आ गई है, और दिवाली सेल जो है ये चालू रहेगी 16 नवंबर तक, और हमारा बैच जो है हिंदी मीडियम के लिए शुरू हो रहा है 10 से, अंग्रेजी के लिए 17 से, बाइलिंगुअल के लिए 15 से। और अगर आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर कहीं भी जाके AJ लाइव कोड लगाएंगे
तो आपको यह बैच मिल जाएगा मात्र 22,999 रुपए में। 2,000 रुपए की क्लियर सेल है, तो बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहा है। एजे लाइव कोड लगाइए, इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। P2I है, प्रारंभिक परीक्षा से साक्षात्कार तक आपकी सारी समस्याएं सुलझाएगा। इस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़िए, इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।